क्या है डाइजेशन। इस पर अगर हम लोग बात करें तो डाइजेशन मतलब फूड का बायोमॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल को सिंपल माइक्रोमॉलिक्यूल, सिंपल बायोमॉलिक्यूल में बदलने को डाइजेशन कहते हैं। अब ये डाइजेशन दो तरह का होता है। एक को हम लोग कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरे को कहते हैं केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन इट इन्वॉल्व मैस्टिकेशन ऑफ फूड, माने फूड को चबाना बाय डिफरेंट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम लाइक टीथ एंड स्टमक। आप पूछेंगे कि दांत के द्वारा तो भोजन को चबाया जाता है, स्टमक के द्वारा क्या किया जाता है? स्टमक के द्वारा स्टमक के मसल भी भोजन को मेस्टिकेट करते हैं, जिसे हम लोग चर्निंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? चर्निंग ऑफ स्टमक। अब आइए केमिकल डाइजेशन क्या है। फूड ब्रोकन डाउन बाय मैकेनिकल डाइजेशन इज कन्वर्टेड बाय इनटू सिंपलर सबस्टेंस बाय केमिकल डाइजेशन। कि अगर फूड को हम लोग चबा करके, ग्राइंडिंग करके, मेस्टिकेट करके जब छोटे छोटे टुकड़े में बांट देते हैं तो उस पर केमिकल एंजाइम, बायोकेमिकल एंजाइम उसके माइक्रोमॉलिक्यूल यानी लार्ज बायोमॉलिक्यूल को सिंपलर बायोमॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है। जैसे पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ देता है, पॉलीसेकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट को मोनोसेकेराइड में तोड़ता है, लिपिड को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ता है, और न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड में तोड़ता है। तो इस प्रकार के कन्वर्सन को हम लोग केमिकल डाइजेशन कहते हैं, जिसमें एंजाइम का बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैकेनिकल या फिजिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन मतलब एंजाइमेटिक डाइजेशन। आपने डाइजेशन समझा होगा। अब देखिए, माउथ में आप जानते हैं कि इंजेशन होता है और इंजेशन के साथ यहां मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल, क्योंकि माउथ में सिलेवरी ग्लैंड है जिससे सैलिवा निकलता है। सैलिवा में एंजाइम है एमाइलेज, जो इस मैकेनिकल केमिकल डाइजेशन में भाग लेता है। ओसियोफेगस में कुछ नहीं होता और स्टोमक में भी मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस में बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो डाइजेस्ट करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में केवल केमिकल डाइजेशन होता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं ऑन हो रहा है, इसको दोबारा नहीं होगा। तो डाइजेशन के स्पॉट कौन कौन हुए? माउथ में डाइजेशन होगा, स्टोमक में डाइजेशन होगा और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होगा। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन के साथ साथ एब्जॉर्प्शन में भी भाग लेता है। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, यानी लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है और स्टोमक में केवल डाइजेशन होता है, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों होता है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी। डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन, माउथ में किसके द्वारा? बाय सैलिवा या सिलेवरी जूस। स्टोमक में किसके द्वारा? गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक जूस। एकदम छोटी छोटी बात बोल रहे हैं। लीवर क्या करता है? डाइजेशन में भाग लेता है, इस प्रकार बाई बाई। लेकिन यहाँ देखिए क्या लिखा है, इट ओनली इमल्सिफाई फैट विदाउट एनी केमिकल। बाइल जो है फैट को इमल्सिफाई करता है, डाइजेस्ट नहीं करता, लाइपेज डाइजेस्ट करता है। पैंक्रियाज भाग लेता है बाई पैंक्रिएटिक जूस।
और इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल ग्लैंड भाग लेते हैं बाय इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस इंट्रिकस। इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस इंट्रिकस। देखिए ये स्टार्च है, पॉलीसेकेराइड है, और इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट यहाँ से काट के एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। दैट इज द सिंपल प्रोसेस ऑफ किसी का डाइजेशन। आवाज आ रहा है आपका, पता नहीं आप चल रहा लोगों है। ने डाइजेशन समझा। अब ये समझना है कि माउथ में सिलेवरी ग्लैंड क्लास कैसे, चल रहा है। सिलेवरी ग्लैंड से कौन सा एंजाइम निकलता है, स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड से कौन सा एंजाइम निकलता है और कैसे डाइजेशन करता है, बाइल कैसे काम करता है, पैंक्रियाटिक जूस क्या करता है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स क्या करता है। आइए वन बाय वन देखते हैं, काफी सिंपल चीज है। कौन कौन सर से मुस्कान का माइक ऑन है। पहला क्या है, एमाइलेज who act on carbohydrate। दूसरा क्या है, प्रोटीएज who act on प्रोटीन। और तीसरा क्या है, लाइपेज who act on the lipid। फूड में ये तीन प्रकार के बायोमॉलिक्यूल मुख्यतः होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग एमाइलेज, दूसरे को कहते हैं, फूड में तीन प्रकार के बायोमॉलिक्यूल होते हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट या एमाइलम, दूसरा है प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड, तीसरा है लिपिड। तो लिपिड को तोड़ने के लिए लाइपेज, प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीएज, एमाइलेज को कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को तोड़ने के लिए एमाइलेज। देखिए यहां डाइजेस्टेड स्टार्च को क्या करता है, तोड़ता है एमाइलेज। प्रोटीन को कौन तोड़ता है, प्रोटीएज। फैट को कौन तोड़ता है, लाइपेज। अब क्या है, स्टार्च टूट करके क्या बनाता है, माल्टोज, ग्लूकोज। माल्टोज पुनः ग्लूकोज और ग्लूकोज में टूट जाता है। प्रोटीन एमिनो एसिड, फैट या लिपिड फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। अब कहां पर साइट ऑफ एक्शन, कहां काम होता है, तो एमाइलेज का काम कहां है, माउथ और डिओडिनम, स्मॉल इंटेस्टाइन और माउथ। प्रोटीएज प्रोटीन का डाइजेशन, स्टोमक और डिओडिनम। लाइपेज का डिओडिनम। यहां ध्यान रखना है कि माउथ जो है वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है और स्टोमक प्रोटीन का डाइजेशन करता है। यह बातें इंपॉर्टेंट है। फिर से ध्यान देकर के इन सारी बातों को आप एक बार देख लें। कहीं कोई किसी को दिक्कत हो रही है तो बोले, क्योंकि ये काफी सिंपल बातें हम कह रहा हूं। सबको समझ में आ रहा है या नहीं कि कहीं किसी को दिक्कत हो रहा है? समझ में आ रहा है सर। ठीक, चले आगे। समझ में आ रहा है सर। अब आइए, ये क्या है, स्टोमक है। स्टोमक से क्या निकल रहा है, गैस्ट्रिक जूस। क्योंकि माउथ में सिलेवरी ग्लैंड है और सिलेवरी ग्लैंड से क्या निकलता है, सालिवा। और सालिवा में क्या रहता है, एमाइलेज, जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। अब आइए गैस्ट्रिक जूस में, तो गैस्ट्रिक जूस में पहला चीज क्या है, पेप्सिन। इसका काम क्या है, कन्वर्ट प्रोटीन टू पेप्टोन। ये प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। अब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डिस्ट्रॉय द जर्म इन द फूड, रेगुलेट द पीएच सुटेबल फॉर डाइजेशन ऑफ स्टोमक। ये पेप्सिन एंजाइम इनिशियली पेप्सिनोजेन के रूप में रहता है,
जो HCl के उपस्थिति में पेप्सिन एक्टिव पेप्सिन में बदल जाता है। तो अगर HCl नहीं रहे तो पेप्सिनोजेन पेप्सिन में नहीं बदलेगा। इसके अलावा गैस्ट्रिक लाइपेज भी स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है। गैस्ट्रिक लाइपेज पाया जाता है जो फैट के डाइजेशन में भाग लेता है। वेरी फ्यू, निग्लिजिबल लाइपेज फैट के डाइजेशन के लिए है, लेकिन गैस्ट्रिक लाइपेज फैट के डाइजेशन में ना के बराबर भाग लेता है, क्योंकि जब तक फैट का इमल्सिफिकेशन नहीं होगा तब तक वो डाइजेस्ट नहीं हो सकता। म्यूकस, गॉबलेट ग्लैंड है जो म्यूकस सिक्रीट करता है। म्यूकस कोई एंजाइम नहीं है। इसका काम क्या है? प्रोटेक्ट द स्टोमिक वॉल फ्रॉम द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूस। तो आपने जाना कि इंपॉर्टेंट एंजाइम कौन है? पेप्सिन, जिसका काम क्या है? प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करना। लाइपेज कुछ लिमिटेड अमाउंट में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है? तो पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करना, सुटेबल पीएच प्रोवाइड करना। आप अपनी एनसीईआरटी को देखेंगे, बाकी सारी बातें क्लियर है और यहाँ हमने एकदम स्पष्ट कंसेप्ट दिया। आइए अब डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव एंजाइम कौन कौन से हैं और कौन से फूड पर एक्शन करते हैं। तो सैलिवा, माउथ में सैलिवा है। सैलिवा में कौन सा एंजाइम है? एमाइलेज। किस पर काम करता है? स्टार्च या पॉलीसेकेराइड। किसमें तोड़ देता है? माल्टोज डाइसेकेराइड। किसमें तोड़ता है? डाइसेकेराइड माल्टोज में। माल्टोज का फर्दर पाचन डिओडेनम में होगा। अब आइए गैस्ट्रिक जूस, स्टोमक में। इसमें क्या है? पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये प्रोटीन को तोड़ता है। किसमें प्रोटीन को तोड़ देता है? प्रोटियोज और पेप्टोन, यानी प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट करता है। डिओडिनम में प्रोटियोज और पेप्टोन अमीनो एसिड में चेंज होगा। अब है गैस्ट्रिक लाइपेज। ये पहले भी बताए हैं कि ना के बराबर काम करता है। इसका काम क्या है? इमल्सिफाइड फैट, बटर, क्रीम एक्सेट्रा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ना। जो ऑलरेडी इमल्सिफाइड फैट लिए इमल्सन हो चुका है। अब लीवर जो सिक्रीट करता है बाइल, जो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। बाइल का काम क्या है? लार्ज फैट ड्रॉपलेट अनइमल्सिफाइड फैट को इमल्सिफाइड फैट में बदलना, यानी इसका काम क्या है? इमल्सिफिकेशन। ये क्या करता है? बड़े बड़े ड्रॉपलेट को, फैट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट में तोड़ देता है। यह इमल्सिफायर है, यह कोई एंजाइम नहीं है। यह बात हमेशा ध्यान देना। और ना फैट के डाइजेशन में भाग लेता है। अब पैंक्रियाज से पैंक्रिएटिक जूस निकलता है, डिओडिनम में गिरता है, जिसमें क्या है? ट्रिप्सिन। यह भी ट्रिप्सिनोजेन से ये ट्रिप्सिन कन्वर्ट होता है। ये ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। प्रोटीन को किसमें डाइजेस्ट? प्रोटीन जो प्रोटियोज और पेप्टाइड जो पहले डाइजेस्टेड है, उनको अब ये क्या करेगा? एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। एमिनो एसिड में कन्वर्ट करेगा। फाइनली अब जो प्रोटियोज और पेप्टाइड जो बचे हैं, वो इंटेस्टाइनल जूस में आकर पेप्टाइडेज, इसको इंटेरोपेप्टाइडेज कहते हैं, इसके द्वारा पेप्टाइड जो है सो एमिनो एसिड में टूट जाता है। तो इस तरह प्रोटीन का डाइजेशन में पैंक्रिएटिक जूस भी भाग लिया, इंटेस्टाइनल जूस भी भाग लिया। तो ये ट्रिप्सिन जो था वो क्या है? पैंक्रिएटिक जूस से निकलता है। इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस इंट्रिकस से इंटेरोपेप्टाइडेज या एक्सोपेप्टाइडेज या डाइपेप्टाइडेज, जिसे पेप्टाइडेज कहते हैं,
वो पेप्टाइड को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। इस प्रकार प्रोटीन का पाचन पूरा हुआ। अब है पैंक्रियाटिक जूस में जो लाइपेज है, वो लाइपेज क्या करता है, इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। इस प्रकार लिपिड का डाइजेशन पूरा हो गया। अब बचा एमाइल पैंक्रियाटिक एमाइलेज या एमाइलोपेप्सिन या एमाइलोप्सिन, जो बचे हुए स्टार्च को पुनः माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। अब केवल माल्टोज रह गया। सिलेवरी ग्लैंड के एक्शन से भी माल्टोज बना था और यहां भी माल्टोज बना। अब ये माल्टोज जो है माल्टेज एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज और ग्लूकोज में टूट जाता है। अगर लैक्टोज है, मिल्क शुगर है, वो लैक्टेज एंजाइम के द्वारा टूटता है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। सुक्रेज है, सुक्रेज के द्वारा सुक्रोज केन शुगर जो है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूटता है। यहाँ ध्यान देने की बात है, 4 वर्ष के बाद मनुष्य में, खासकर एशियन मूल के पीपल में, लैक्टेज नामक एंजाइम की कमी हो जाती है। इसको हम लोग कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। यही कारण है कि हम लोग मानते हैं कि बच्चे को, बड़े व्यक्ति को दूध पीने से कोई फायदा नहीं है, उसे दही खाना चाहिए, क्योंकि 4 वर्ष से पहले ही बच्चों में लैक्टेज एंजाइम होता है जो बच्चे मिल्क फिट करते हैं। ये ध्यान देंगे, ये बातें लिखी भी रहती है और ध्यान भी देना है। Substances are end product of digestion, in other word completely digested, ready for absorption। तो आप समझ गए कि जब डाइजेशन की काम प्रक्रिया पूरी होगी, इसके बाद आपको डाइजेस्टेड प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल। अब इनका एब्जॉर्प्शन होगा। आइए आपको हम एक समरी ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड, अलग अलग क्या है, ओरल कैविटी, फारिंक्स और ओसियोफेगस। मेनली ओरल कैविटी में पॉलीसेकेराइड लाइक स्टार्च एंड ग्लाइकोजिन कन्वर्टेड इनटू माल्टोज, किसके द्वारा भाई, सिलेवरी एमाइलेज। स्टोमक में नो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बार बार कह रहा हूं। स्मॉल इंटेस्टाइन में पॉलीसेकेराइड पैंक्रियाटिक एमाइलेज के द्वारा माल्टोज और अदर डाइसेकेराइड। स्मॉल इंटेस्टाइन में सक्कस इंट्रिकस या इंटेस्टाइनल जूस के द्वारा डाइसेकेराइडेज लाइक माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज के द्वारा ये डाइसेकेराइड मोनोसेकेराइड में टूट जाएंगे। तो आपने देखा ये कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को कि कहां कहां, ओरल कैविटी में सिलेवरी एमाइलेज का गिरना, पैंक्रियाटिक जूस में से पैंक्रियाटिक एमाइलेज का आना और सक्कस इंट्रिकस से डाइसेकेराइडेज को आना। प्रोटीन का डाइजेशन देखिए, ओरल कैविटी में नो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, स्टोमक में प्रोटीन का पेप्सिन से स्मॉल पेप्टाइड में बदलना और फिर ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन का गिरना। तो ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन कहां पर आया, तो पैंक्रियाटिक जूस से आया, जो क्या क्या है, स्मॉलर पॉलीपेप्टाइडेज का निर्माण कर दिया। अब उसके बाद उसमें क्या है, एमिनोपेप्टाइडेज और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। जो एमिनोपेप्टाइडेज और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज क्या किया, ये पेप्सिन के द्वारा टूटे हुए पेप्टाइड और कीमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन के द्वारा टूटे हुए पॉलीपेप्टाइड को सीधे एमिनो एसिड में बदल दिया। सक्कस इंट्रिकस में क्या है, डाइपेप्टाइडेज और एमिनोपेप्टाइडेज, जो स्मॉल पेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदल दिया। तो यहां आपने देखा एक एंजाइम कौन सा है, पेप्सिन, स्टोमक में पैंक्रियाटिक जूस में
ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन, साथ में एमिनोपेप्टाइडेज और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, और स्मॉल इंटेस्टाइन सक्कस इंट्रिकस इंटेस्टाइनल जूस में क्या है, डाइपेप्टाइडेज, एमिनोपेप्टाइडेज। इस प्रकार प्रोटीन के डाइजेशन। अब इसके बाद से इंपॉर्टेंट क्या है, न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन। क्योंकि फूड में आप कार्बोहाइड्रेट लेते हो, प्रोटीन लेते हो, फैट लेते हो, तो साथ में न्यूक्लिक एसिड भी रहता है। तो न्यूक्लिक एसिड की डाइजेशन, तो न्यूक्लिक एसिड के रूप में डीएनए और आरएनए होंगे। तो इसका डाइजेशन कहां शुरू हुआ, न माउथ में न स्टोमक में, कहा, तो सीधे आए कहा, पैंक्रियाटिक जूस। वो क्या दिया, न्यूक्लियस, पैंक्रियाटिक न्यूक्लियस, जिससे न्यूक्लियोटाइड में बदल गए। और अब सक्कस इंट्रिकस या इंटेस्टाइनल जूस में न्यूक्लियोटाइडेज, जो न्यूक्लियोटाइड को किस में, न्यूक्लियोसाइड में बदल दिया। और न्यूक्लियोसाइडेज क्या किया, नाइट्रोजिनस बेस, शुगर और फॉस्फेट में अलग अलग तोड़ दिया। अब बारी आती है फैट डाइजेशन की। तो ओरल कैविटी में निकलने वाला लाइपेज है लिंगुअल लाइपेज, लेकिन ये लिमिटेड रोल इन डाइजेशन। स्टमक में निकलने वाला है गैस्ट्रिक लाइपेज, लिमिटेड रोल इन डाइजेशन। सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में बाइल साल्ट जो गिरता है, जिसके द्वारा फैट का इमल्सिफिकेशन होगा, और लाइपेज जो पैंक्रियाटिक लाइपेज है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में बदल देगा। तो मुख्य रूप से काम फैट का बदलना कहाँ है, तो इंटेस्टाइन में है, और किसके द्वारा है, बाइल और पैंक्रियाटिक लाइपेज के द्वारा। इस प्रकार आपने पूरी बात समझी होगी, अलग अलग कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, प्रोटीन का डाइजेशन, न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन और फैट का डाइजेशन। यह बातें अगर आप समझ लेते हैं तो आपके लिए एनसीईआरटी का टेक्स्ट काफी हल्का हो जाएगा। इस चार्ट को समझने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, फिर से समझावें चार्ट को कि समझ में आया? हमारी बात एक बार सर। हाँ, तो आप सामने देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहां से शुरू होता है, ओरल कैविटी से, स्टोमक में नहीं होता, पैंक्रियाटिक जूस के द्वारा पैंक्रियाटिक एमाइलेज से होता है, और सक्कस इंट्रिकस में आकर फिनिश हो जाता है। जबकि प्रोटीन का डाइजेशन ओरल कैविटी में नहीं होता, स्टोमक से पेप्सिन के द्वारा शुरू होता है, और ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाता है जो डाइजेस्ट करता है। साथ में एमिनोपेप्टाइडेज और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज भी पाया जाता है जो एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। जबकि सक्कस इंट्रिकस यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में या इंटेस्टाइनल जूस में पाए जाने वाले डाइपेप्टाइडेज और एमिनोपेप्टाइडेज स्मॉल पेप्टाइड को एमिनो एसिड में तोड़ता है। न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन न ओरल कैविटी में होता है न स्टोमक में होता है, सीधे पैंक्रियाज से गिरने वाले न्यूक्लियस के द्वारा डीएनए आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में बदला जाता है, और फिर सक्कस इंट्रिकस यानी इंटेस्टाइनल जूस में पाए जाने वाला न्यूक्लियोटाइडेज न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड में बदलता है, और न्यूक्लियोसाइडेज न्यूक्लियोसाइड को नाइट्रोजिनस बेस, शुगर और फॉस्फेट में बदलता है। अब बातें पूरी समझ में आई या नहीं? अभी भी जल्दी बोलिए। हाँ चलिए सर। फिर देखिए उसी बात को हम नए ढंग से फिर बता दे रहे हैं उन लोगों के लिए जिन्हें फिर नहीं समझ में आई हो कि पॉलीसेकेराइड का डाइजेशन सिलेब्री एमाइलेज करता है, स्मॉलर पॉलीसेकेराइड और माल्टेज में तोड़ दिया।
स्टोमक में देखिए कोई भी कार्बोहाइड्रेट पर काम नहीं हो रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहले पैंक्रियाटिक एमाइलेज डाइसेकेराइड में तोड़ दिया, यहां से भी डाइसेकेराइड आ रहा है। अब सक्कस एंट्रिकस में डाइसेकेराइडेज लाइक माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, इन डाइसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में तोड़ दिया। अब क्लियर हो गया। प्रोटीन डाइजेशन कहां शुरू हो रहा है? स्टोमक से शुरू हो रहा है। प्रोटीन में स्टोमक से पेप्सिन गिरा जो स्मॉल पॉलीपेप्टाइड, और फिर पैंक्रियाटिक ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड, पैंक्रियाटिक कार्बोक्सीपेप्टाइड स्मॉल पेप्टाइड, और उसको डाइपेप्टाइडेज और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंड एमिनोपेप्टाइडेज के द्वारा एमिनो एसिड। तो कार्बोहाइड्रेट आ गया किसमें? मोनोसेकेराइड में, और प्रोटीन आ गया किसमें? एमिनो एसिड में, और न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन पैंक्रियाटिक न्यूक्लियेज के द्वारा, न्यूक्लियोटाइडेज, फिर इंटेस्टाइनल जूस के द्वारा न्यूक्लियोटाइडेज, तो न्यूक्लियोसाइड बदल दिया, और न्यूक्लियोसाइडेज और फॉस्फेटेज नाइट्रोजनस बेस शुगर और फॉस्फेट। और ये देखिए कहां हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, किसके द्वारा? पैंक्रियाटिक लाइपेज। पैंक्रियाटिक लाइपेज क्या करता है? इमल्सिफाइड फैट को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड में तोड़ देता है। तो डाइजेशन कंप्लीट हुआ। डाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। अब आइए एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कि जो चीज डाइजेस्ट हो गया वो एब्जॉर्ब कैसे होगा? ये देखिए ये माउथ है, ये माउथ से आगे ओसियोफेगस, उससे आगे स्टमक। तो माउथ से ये डाइजेशन हो रहा है। स्टमक में क्या हो रहा है? सिक्रीशन फ्रॉम गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टमक। अब स्टमक के बाद ये क्या है? इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें देखिए क्या हो रहा है? सिक्रीशन फ्रॉम द पैंक्रियाज एंड लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहां गैस्ट्रिक जूस आया जो डाइजेस्ट किया, यहां बाइल जो आया वो लिपिड को इमल्सिफाई किया, और पैंक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस ये दोनों मिलकर के क्या करेंगे? यहां भोजन को डाइजेस्ट कर देंगे। तो जब डाइजेस्ट हो गया जब भोजन डाइजेस्ट हो गया तब देखिए यहां से लिपिड जा रहा है, और लिपिड कहां? लिम्फेटिक सिस्टम में से होकर के ब्लड स्ट्रीम में। तो लिपिड का एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा होता है? लैक्टियल वेसल के द्वारा। एब्जॉर्ब फूड एक्सेप्ट लिपिड, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां जा रहा है? हिपेटिक पोर्टल वेन में। कहां जा रहा है? हिपेटिक पोर्टल वेन में, और वहां से लीवर से होते हुए हार्ट को चला जाता है। एब्जॉर्ब वाटर भी जा रहा है हिपेटिक पोर्टल वेन में। तो बात अब आपको समझ में आया कि एब्जॉर्ब फूड को कहां भेजना है? लैक्टियल वेसल में, या हिपेटिक पोर्टल वेन, या ब्लड वेसल में। इसी को ही हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। Absorption of digested food. Nutrient from the digested food must be moved from intestine to bloodstream. This process is called absorption.
almost of the digested food is absorbed in the ileum. याद रखना है कि कहां से ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, इलियम से। डाइजेशन कहां होता है, डिओडिनम में। The small intestine about 6 to 7 meter long. Water soluble end product of digestion enter into the blood by simple diffusion. Fatty acid and glycerol are absorbed by lacteal vessel. Once inside, fatty acid recombine with glycerol to form fat globule. They are carried out by the lacteal system या lymphatic system to the vein. अब एब्जॉर्प्शन के टाइप कितने हैं? पहला, एब्जॉर्प्शन बाय सिंपल डिफ्यूजन, बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इंटेस्टाइनल वॉल इज परमिएबल टू द न्यूट्रिएंट going from higher to lower concentration. No energy expenditure. Carried out by subtle substance for absorption in cell. Subtle substance मतलब कैरियर प्रोटीन के द्वारा ये होगा। यह भी होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन पैसिव डिफ्यूजन से तेजी से होता है। नो एनर्जी एक्सपेंडिचर। Active transport going lower to higher concentration against the concentration gradient and use ATP. तो आपने समझा एब्जॉर्प्शन के 3 तरह के हैं, पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। चलिए, और वाटर के लिए क्या होगा, ऑस्मोसिस। वाटर का एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा होगा, ऑस्मोसिस के द्वारा। आइए आगे देखते हैं। After digestion is completed, the simple molecule must be absorbed by circulatory system or lymphatic system to carry out the body. The stomach, small intestine and large intestine play major role in absorbing simple biomolecule. वैसे माउथ से भी एब्जॉर्प्शन होता है। सम ड्रग आर एब्जॉर्ब बाय माउथ। स्टोमक से क्या क्या, सम वाटर एब्जॉर्प्शन, ग्लूकोज, स्पेसिफिक विटामिन और अल्कोहल। ये सारे चीज कहां से एब्जॉर्ब होते हैं, स्टोमक से। तो आपने जाना कि माउथ से भी स्मॉल अमाउंट में कुछ ड्रग के एब्जॉर्प्शन होते हैं और स्टोमक के द्वारा स्पेशली अल्कोहल, विटामिन, सम ग्लूकोज एंड सम वाटर। एब्जॉर्प्शन ऑफ मोनोसेकेराइड। एब्जॉर्प्शन ऑफ मोनोसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड का एब्जॉर्प्शन 2 तरह से होता है, SGLT के द्वारा, सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, जिसको हम कहते हैं सिम्पोर्टर, और दूसरा है गल्ट। अंजना हमारी बात सुन रही हो तो सुन लो, गल्ट के बारे में जान लो। आज गल्ट 1 से लेके 12 तक होता है। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, यूनिपोर्टर्स। तो ये जो SGLT क्या करता है, हेल्प इन सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टुगेदर द सेम डायरेक्शन विथ Na। सोडियम के साथ ये ट्रांसपोर्ट करता है और सोडियम पोटासियम पंप भी चलता है। ATP का यूज करता है, यानी ये एक्टिव है। और ये किसके द्वारा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन माने पैसिव है। प्रोटीन हेल्प टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल through by the lipid layer along the concentration gradient. Do not need energy. Different kind of localization, substrate specific. Several kind are found in the same cell membrane. माने एक ही सेल में बहुत जगह से हो सकता है। तो मोनोसेकेराइड 2 तरह से एब्जॉर्ब होते हैं, ये आपने जाना। एक का नाम क्या दिया, SGLT, सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, और दूसरे का नाम दिया ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ये यूनिपोर्टर है, ये सिम्पोर्टर है। देखिए कैसे, यहां देखिए, ग्लूकोज और सोडियम दोनों जा रहा है, इसलिए ये सिम्पोर्टर हुआ। अब ये सोडियम क्या हुआ, बाहर चला गया और उसके बदला Na आया, पोटासियम आया, तो सोडियम पोटासियम पंप चला यहां।
और ग्लूकोज सीधे चला गया तो यूनिपोर्ट। ग्लूकोज क्या क्या है? यूनिपोर्टर। गल्ट का काम यहां हो रहा है और एसजीएलटी का काम यहां हो रहा है। तो दोनों देख लिए कि दो तरह से ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होता है, बाय सिमपोर्ट एंड यूनिपोर्ट। टाइम कितना है हमारे पास? देखिए यहाँ ये देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट के द्वारा भी जा सकते हैं, लेकिन फ्रुक्टोज फेसिलेटेड डिफ्यूजन के द्वारा जा सकता है। लेकिन जब वो माइक्रोविलाई के सेल से निकलेगा तो फेसिलेटेड डिफ्यूजन के द्वारा। एमिनो एसिड में देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट विद सोडियम, जैसे ग्लूकोज का हुआ था वैसे एमिनो एसिड का होगा। लेकिन ये एमिनो एसिड सेल से बाहर ब्लड कैपिलरी में जाएगा डिफ्यूजन के द्वारा। शॉर्ट चेन फैटी एसिड सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा जाएगा, यहां से भी डिफ्यूज करके बाहर चला जाएगा ब्लड कैपिलरी। तो ब्लड कैपिलरी में देखा आपने कि फैटी एसिड डिफ्यूजन के द्वारा, एमिनो एसिड डिफ्यूजन के द्वारा और मोनोसेकेराइड फैसिलेटेड डिफ्यूजन के द्वारा। ये हमेशा याद रखना चाहिए। अब लॉन्ग चेन फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा इसमें आ गया, लेकिन यहां क्या बना लिया? काइलोमाइक्रोन। क्या बना लिया? काइलोमाइक्रोन। और काइलोमाइक्रोन जाएगा लैक्टियल वेसल में। तो याद कर ले यहां कि लैक्टियल वेसल में जो लिपिड जाता है वो काइलोमाइक्रोन के रूप में जाता है, लेकिन ब्लड कैपिलरी में जो जाता है वो क्या है? डिफ्यूजन के द्वारा मोनो शॉर्ट चेन फैटी एसिड। अब आइए काइलोमाइक्रोन किस प्रकार डिफ्यूज होता है ये देखिए। अब यहां ये देखिए, ये फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड। अब क्या है? ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन। तो ये फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड इमल्सिफाई होकर के माइकेली बना रहे हैं। क्या बनाते हैं? माइकेली। ये माइकेली कहां आ रहा है? माइक्रोविलाई में आ रहा है। देखिए सेल में, पेराइटल सेल में। और ये आकर के गोल्जी ऑपरेटर्स के द्वारा क्या हो रहा है? पैक्ट हो रहा है। और ये पैक होकर के तब ये क्या कहलाता है? काइलोमाइक्रोन। जब ये पैक हो जाता है गोल्जी वेसल से, गोल्जी ऑपरेटर से, तो इसका नाम क्या होता है? काइलोमाइक्रोन। फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड resulting fat digestion leave the micelli and enter in epithelial cell. फैटी एसिड लिंक विथ ट्राइग्लिसराइड। अब फिर उसमें क्या करता है? फैटी एसिड ट्राइग्लिसराइड बना लिया। फैटी एसिड ग्लोब्यूल कंबाइन विथ द प्रोटीन टू फॉर्म द काइलोमाइक्रोन। फैटी एसिड ग्लोब्यूल जब प्रोटीन के साथ कंबाइन होता है तो काइलोमाइक्रोन बनाता है। और ये काम कहां होता है? गोल्जी apparatus में। Chylomicron are extruded from the epithelial cell and enter into lacteal या lymph capillary. Lymph in the lacteal transport chylomicron away from intestine. याद रहना चाहिए कि लैक्टियल वेसल में काइलोमाइक्रोन के द्वारा लिपिड जाता है। सबको समझ में आ रहा है या नहीं कि लैक्टियल वेसल में काइलोमाइक्रोन के द्वारा लिपिड का ट्रांसपोर्ट होता है? सब लोग समझ रहे हैं? हेलो, कि काइलोमाइक्रोन नहीं समझ में आया?
ये माइकेली जब इपिथेलियल सेल में आ रहा है, गोल्जी बॉडी में प्रोटीन के साथ जब ये फ्यूज करता है तो ये काइलोमाइक्रोन बनाता है। और हमेशा समझना है कि काइलोमाइक्रोन के द्वारा ही लिपिड का ट्रांसपोर्ट लैक्टियल वेसल में होता है। तो आपने लिपिड का भी ट्रांसपोर्ट देखा, एमिनो एसिड का भी ट्रांसपोर्ट देखा, ग्लूकोज का भी ट्रांसपोर्ट देखा। तो इस प्रकार एब्जॉर्प्शन आपने देखा और डाइजेशन देखा कि एब्जॉर्प्शन क्या है और डाइजेशन क्या है। सर चैप्टर का नाम क्या है? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। कितना दिन बाद ज्वाइन किए हैं हमको? सर ये फर्स्ट क्लास है। हैं? आज हम लोग का फर्स्ट क्लास है बायोलॉजी। तो कल तो डाइजेस्टिव सिस्टम बताए थे ना। नहीं सर, ग्रुप में कोई भी मैसेज नहीं आया था कि बायोलॉजी का क्लास है। आज तो फर्स्ट बार ही हम लोग का मैसेज आया है तो ज्वाइन किए हैं। यस सर, ये न्यू बैच है 11th का सर। ओ सॉरी, आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोगों के लिए 21-23 के लिए नहीं है, गलती से मैसेज चला गया है। 21-23 के लिए नहीं है, 21-23 का भी नहीं शुरू हुआ है, मंगलवार से शुरू होगा। सॉरी। ओके